नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, विस्तार से डालेंगे उन पर नजर। लेकिन उससे पहले अमित शाह क्या कुछ कह रहा है ये सुनते हैं। के जवान, राजस्थान फ्रंटियर के बीएसएफ के जवान और दूर सुदूर कच्छ की बॉर्डर पर जो जवान तैनात हैं, वो सभी ने पूरी सजगता के साथ सीमा की रक्षा का काम किया। जब पाकिस्तान ने हमारे आतंकवादियों के अड्डे पर किए हुए हमले का जवाब में हमारी सीमा और हमारे नागरिक रिहायशी इलाकों में हमला किया, तब जम्मू फ्रंटियर अकेले में लगभग 118 से ज्यादा पाकिस्तान की पोस्टों को तबाह और नुकसान पहुंचाने का काम हमारे बीएसएफ के जवानों ने किया। उनकी संपूर्ण निगरानी प्रणाली चुन चुन कर आपने ध्वस्त कर दी, जो खड़ा करने में दुश्मन को शायद 4-5 साल का समय लगेगा। इसका मतलब यह होता है कि शांति काल में भी आपने आपकी पैनी नजर इनके व्यूहात्मक स्थानों पर बनाए रखी। आपने सटीक जानकारी और इसके साथ साथ जब उस ओर से शुरुआत होती है तो कम से कम समय में सबसे ज्यादा क्षति किस प्रकार से पहुंचा पाएंगे वो सोच कर रखा, उसकी तैयारी भी की और ईश्वर ने मौका दिया तो कर कर भी दिखा दिया। मैंने आपके डीजी साहब से मुझे जो रिपोर्ट मिली उसको बारीकी से देखा है। सबसे बड़ा नुकसान अगर पाकिस्तान की साइड पर हुआ है तो उनकी निगरानी उपकरणों की क्षमता को ध्वस्त करने का हुआ है और इसके कारण एक लंबे समय तक वो संपूर्ण जानकारी वाली लड़ाई नहीं लड़ पाए। एक 3 दिन के समय के अंदर 118 से ज्यादा पोस्टों को नुकसान करना या पूर्णतया ध्वस्त करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये बहादुरी तभी होती है जब देश पर गर्व होता है, दिल में देशभक्ति की भावना होती है और सर्वोच्च बलिदान देने का जज्बा होता है, तभी जाकर ये परिणाम आता है। मैं कोई लंबी बात करने नहीं आया हूं। आज पुंछ के रिहायशी इलाकों में जो गुरुद्वारे, मंदिर और नागरिकों का नुकसान हुआ, इनको मिलने आया था। देखिए, चाह होती है तो ईश्वर भी रास्ता निकालते हैं। सुबह मुझे बताया गया कि आज मौसम ठीक नहीं है, मगर मैंने तय किया था कि गाड़ी से जाएंगे, सीमा प्रहरियों को मिलकर ही जाएंगे और ईश्वर ने ही अनुकूलता कर दी। मौसम भी ठीक है, आपके साथ मिलना भी हो जाएगा और आपको मैं देश की जनता की ओर से बहुत बहुत आपका आभार भी करना चाहता था, आपको शुभकामनाएं भी देना चाहता था, क्योंकि जनप्रतिनिधि के नाते हम जहां जहां जाते हैं तो निश्चित रूप से आप मानकर चलिए, सेना के साथ बीएसएफ का भी इतना ही जयकारा लगता है जितना सेना के जवानों का लगता है। और ये मेरे लिए, आप सबके लिए, आपके डीजी साहब के लिए एक गर्व की बात है कि बीएसएफ के जवानों का ये शौर्य, पराक्रम, समर्पण और बलिदान बच्चे बच्चे तक पहुंचा है। वो हम सब के लिए गर्व की बात है। फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। भारत माता की जय। तो
गृह मंत्री अमित शाह को इस वक्त आप सुन रहे थे, जो इस वक्त पुंछ में मौजूद हैं और पुंछ में वहां पर उन्होंने तमाम लोगों से मुलाकात की, सीमा प्रहरियों से मुलाकात की और इसके साथ ही वहां पर जो तमाम सेना इस वक्त मौजूद है, सीमा पर जो बीएसएफ इस वक्त मौजूद है, उनसे भी मुलाकात करते हुए नजर आए और साथ ही सेना के साथ साथ बीएसएफ की भी जमकर तारीफ करते हुए गृह मंत्री नजर आए। उन्होंने कहा कि सेना का और साथ ही बीएसएफ का शौर्य और पराक्रम इस वक्त पूरी दुनिया ने देखा और पूरे देश में बच्चे बच्चे को पता है कि बीएसएफ किस तरीके से काम करती है। तमाम बातें गृह मंत्री की तरफ से कही गई और इसी के साथ अब न्यूज पंच में आगे बढ़ते हुए सीधा रुख कर लेते हैं आज की टॉप लाइंस का, जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात। तो आज की पहली और प्रमुख खबर, सेना पर सवाल मचा बवाल। जी हां, कांग्रेस इस वक्त तमाम सवाल उठा रही है सेना को लेकर के, सेना के शौर्य पर, पराक्रम पर, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त हमलावर नजर आ रही है। आखिर क्या कुछ कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बयान सामने आया है और उस पर किस तरीके से अमित पात्रा ने दिया है जवाब, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है कि अब कंपनी 100% शुद्धता का दावा नहीं कर पाएंगी। जी हां, एफएसएसएआई की तरफ से ये एक निर्देश दिया गया है और ये निर्देश आखिर क्यों दिया गया है और इसके साथ ही क्या कुछ एफएसएसएआई ने कहा है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी। जी हां, जहां व्हाइट हाउस और कोर्ट के बीच में तनातनी इस वक्त देखने को मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं। पिछले 72 घंटे में ही 3 झटके डोनाल्ड ट्रंप को लग चुके हैं। कौन कौन से वो झटके हैं और क्यों इस वक्त कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप फेल हो चुके हैं अपने कार्यकाल में, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से विपक्ष लगातार कहता रहा है कि वो सरकार के साथ है, सेना के साथ है, लेकिन उसके बावजूद सेना और उसके शौर्य पर सवाल भी उठाता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल जेट को मार गिराने का दावे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जयराम रमेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उन्होंने हाल ही में जो बयान दिए हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त हमलावर है और आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर जमकर उन्होंने हमला बोला और कहा कि ये जो पाकिस्तान के बब्बर हैं वो हिंदुस्तान के गब्बर हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले भी कांग्रेस सेना पर, उसके पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह लगाती रही है और आज भी वही तस्वीर नजर आती है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर सेना के शौर्य पर सियासत कब तक करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है। तो सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस की भूमिका पर तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं, जहां कांग्रेस ने सेना और शौर्य पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज करारा जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है संबित पात्रा ने, वो आपको बताते हैं। संबित पात्रा ने साफ तौर पर कहा कि ये जो पाकिस्तान के बब्बर हैं वो हिंदुस्तान के गब्बर हैं। ये बात संबित पात्रा की तरफ से कही गई। इसके साथ ही संबित पात्रा ने कहा कि पूरे विश्व में भारत को लेकर एक पॉजिटिव सोच नजर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं उनके अंदर ये पॉजिटिव सोच नहीं है। इसके साथ ही संबित पात्रा ने कहा कि शुरू में कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, मगर वास्तव में एक दिन भी भारत सरकार के साथ नहीं खड़े थे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए संबित पात्रा ने यह बात कही और साथ ही कहा कि विपक्ष पूछ रहे हैं कि बताओ कितने जहाज गिरे, ये नहीं पूछ रहे कि कितने आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया। और ये तमाम बातें कहते हुए संबित पात्रा सीधे तौर पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस के नेताओं ने जो हाल ही में बयान दिया, आखिर वो बयान क्या दिए वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि संबित पात्रा ने आज प्रेस वार्ता करके किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं, वो आपको दिखाते हैं। कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं, खास करके कांग्रेस, जिन्होंने आरंभ में तो कहा कि हम देश के साथ खड़े हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, मगर कदाचित एक दिन भी ये सरकार के साथ और हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ खड़े नहीं थे। प्रथम दिन से ही, डे 1 से राहुल गांधी, जयराम रमेश और तमाम उनके लोग, रॉबर्ट वाड्रा से शुरू करके तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने भारत के सेना, भारत के शौर्य पर सवाल उठाया है और ये सबूत गैंग खुश नहीं है। और इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त एक
एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि पटना एयरपोर्ट पर युवा क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी और उनके परिवार से मुलाकात की। उनके क्रिकेट कौशल की पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। ये एक्स पर पोस्ट अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। तो ये जो वीडियो आपने देखी, उस वीडियो को अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर साझा किया गया है, जिसमें हमने देखा कि युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी और उनके परिवार के साथ पटना एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए नजर आए। इसी के साथ वापस न्यूज पंच का रुख करते हैं, जिसमें हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस लगातार सेना और शौर्य पर सवाल उठाती है और भारतीय जनता पार्टी ने आज किस तरीके से जवाब दिया है। लेकिन आखिर हाल ही में ऐसे कौन कौन से वो बयान हैं जिनको लेकर कांग्रेस की किरकिरी हो रही है, एक नजर उस पर डालते हैं। दरअसल सीधे तौर पर हम देखें तो सेना के शौर्य पर यह सियासत होती नजर आ रही है। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया, उन्होंने राफेल का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि हमारी वायुसेना ने आखिर कितने विमान खो दिए हैं, ये सवाल राहुल गांधी की तरफ से उठाया गया। वहीं दूसरी तरफ जयराम रमेश सांसदों से आतंकियों की तुलना करते हुए जयराम रमेश नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सांसद घूम रहे हैं और आतंकवादी भी घूम रहे हैं, और इस तरीके से यह सवाल उठाया था उन्होंने। साथ ही तीसरा आपको बताते हैं, रेवंत रेड्डी, उन्होंने सीधे तौर पर सेना और शौर्य पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता
किसने किसको धमकाया और किसने किसके आगे घुटने टेके। सीज फायर को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर अपना ये बयान दिया, जिसके बाद में इस वक्त कांग्रेस कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस है कि सुधरती नहीं। हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत राय इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। निशांत, सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ से तमाम बयान सामने आते हैं और एक बार फिर से इस तरीके के बयान सामने। हालांकि कांग्रेस ये भी कहती है कि हम सरकार के साथ हैं, सेना के साथ हैं। शुरू से ही पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ था तब से कांग्रेस लगातार कह रही है, लेकिन बीच बीच में कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो इस तरीके के उल जलूल बयान देते हैं और फिर कांग्रेस की किरकिरी होती है। निशांत, देखिए, रॉबर्ट वाड्रा के बयान से लेकर रेवंत रेड्डी तक के बयान ये दिखलाता है कि किस तरीके से कांग्रेस के नेता राजनीतिक स्वार्थ के चलते पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान जो बातें कहता है वो कांग्रेस के नेताओं के जुबान से निकल रहे हैं। हो सकता है कि कांग्रेस नेता इसको अपना भारत में राजनीतिक स्वार्थ के तौर पर देखते हो, लेकिन पाकिस्तान इन्हीं बयानों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करता है और भारत को घेरने का काम इन्हीं बयानों के आधार पर करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देखा कि कई सारे कांग्रेस के नेताओं के बयान पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को दिखला रहा था कि किस तरीके से कांग्रेस नेता बयानबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और भारत सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को यह समझना होगा कि कांग्रेस केवल राजनीतिक स्वार्थ के चलते राष्ट्रीय हित को जो है वो कहीं ना कहीं दूर कर रही है। सबसे बड़ी बात है इस पूरे मामले में बयान आने के बाद से बैकफुट पर भी कांग्रेस और बीजेपी और ज्यादा हमलावर हो गई है। चाहे संबित पात्रा की बात करें, जे किशन रेड्डी की बात करें या तेलंगाना के अन्य बीजेपी नेताओं की बात करें, संजय बंडे की बात करें, सब ने घोर आलोचना की है। इसके अलावा भारतीय सेना जो कि डीजीएमओ ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एक बड़ी जीत के बाद, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी ये सवाल है एक तरीके से, जब इस तरीके से रेवंत रेड्डी कहते हैं हमें क्या पता कौन जीता कौन हारा, इस तरीके से अगर एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बयान देता है तो ये भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो रही है और इसका पूरा इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान इन्हीं बयानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखा रहा है जिससे भारत की छवि बिगड़ रही है। जबकि दुनिया जानती है, दुनिया भर के एक्सपर्ट जो है वो कह रहे हैं कि इस युद्ध को भारत ने जीता है और आतंकी ठिकानों पर जो हमने कार्रवाई की है वो अपने आप में अतुलनीय है। मात्र कुछ 25 मिनट के भीतर भारत ने इस तरीके की कार्रवाई को करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े और इसी के साथ न्यूज पंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के उस पर भी खबरें लगातार जारी है। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। आजकल बाजार में जो खाने का सामान मिलता है, जो पैकेट्स मिलते हैं, उनमें से कई पैकेट्स पर हमने देखा है कि 100% शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। फिर चाहे वो जूस का पैकेट हो तो 100% फलों से बना जूस, घी का पैकेट है तो उस पर लिखा होता है कि 100% शुद्ध घी। लेकिन ऐसे एक नहीं कई सारे उदाहरण हैं और इन्हीं सबको देखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने खाद्य पदार्थों की लेबलिंग में 100% शब्द के उपयोग के खिलाफ एक सख्त निर्देश जारी किया है, जिसके मुताबिक 100% शब्द के उपयोग से उपभोक्ताओं के लिए गुमराह करने वाला इसको बताया गया। करेंगे इस पूरे मामले पर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको बताते कि FSSAI ने आखिर क्या कुछ अपने निर्देश में कहा है। तो FSSAI की तरफ से सीधे तौर पर कंपनियों को यह निर्देश जारी किया गया और एक ये बड़ा एक्शन लेते हुए FSSAI नजर आया है। पैकेजिंग और विज्ञापनों में 100% जो शब्द लिखा जाता है उस शब्द को लिखने से रोका गया है FSSAI की तरफ से। और FSSAI ने कहा कि 100% शब्द कानून में कहीं भी परिभाषित नहीं है।
ये उपभोक्ताओं को कहीं ना कहीं गुमराह कर सकता है जो 100% लिखा होता है। हालांकि हमने सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे मार्केट में आज की तारीख में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे पैकेट्स खाने के मिलते हैं, पीने के मिलते हैं, जिन पर 100% लिखा होता है। दावा शुद्धता का ये कोई सबूत नहीं है, ये बात कही गई। श्रेष्ठता का भ्रम पैदा करता है। भ्रामक, अपूर्ण और भ्रम पैदा करने वाले दावों पर सीधे तौर पर FSSAI ने एक बड़ा निर्देश दिया है और इस पर बैन लगा दिया है कि अब कोई भी कंपनी 100% शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि भ्रामक विज्ञापन पर अब कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में लगाम भी लगती हुई नजर आएगी। दरअसल 2018 के नियमों में भ्रामक विज्ञापनों पर सख्त रुख अपनाया गया था 2018 में, जहां गुमराह करने वाले दावों को साफ तौर पर मना किया गया था कि आप उपभोक्ताओं को भ्रामक चीजें ना पहुंचाएं, भ्रम ना फैलाएं और कोई दावा ऐसा ना हो जो दूसरे प्रोडक्ट को बदनाम करे। अगर आपको अपने प्रोडक्ट को लेकर के एडवर्टाइजिंग करनी है तो कीजिए, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट को बदनाम मत कीजिए, ये बात कही गई थी। सभी दावे सच्चे, स्पष्ट और समझने योग्य हो, सही और पारदर्शी जानकारी ही ग्राहकों तक पहुंचे, ये बात FSSAI ने इससे पहले भी कही थी और अब एक बार फिर से ये निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब साफ लेबलिंग बहुत जरूरी हो गई है, ये भी निर्देश इस वक्त दिया गया है। दरअसल इसमें सीधे तौर पर कहा कि अब बोर्ड में होगी चीनी, नमक और फैट की जानकारी, यानी कि खाने पीने का कोई भी पैकेट है उस पर चीनी कितनी है, नमक कितना है और फैट कितना है, ये बोर्ड जानकारी में देना होगा। फरवरी 2025 में FSSAI ने पूरा ये जो ड्राफ्ट नियम है वो जारी किए गए थे और उपभोक्ता अब खुद सही चुनाव कर सकते हैं। इस उद्देश्य के साथ ये निर्देश दिए गए थे। आखिर जूस से लेकर चाय तक निशाने पर सभी ब्रांड है, क्योंकि इन सभी पर 100% दावों की भरमार होती है। किस तरीके से वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि मार्केट में जो खाने पीने की चीज़ें हैं, फिर चाहे वो जूस के पैकेट्स हो या फिर हनी हो, बिस्किट हो, प्रोटीन पाउडर हो, ये तमाम चीज़ें जो ऐसी हैं उन सभी पर लिखा होता है 100%। लेकिन अब ये तमाम कंपनियां इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितेंद्र सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। नितेंद्र, सीधे तौर पर हम देखें तो मार्केट में जब हम भी जाते हैं तो वही चेक करते हैं कि जूस पे लिखा होता है 100% फलों से बना हुआ ये जूस है, या बिस्किट पर लिखा होता है कि 100% आटे से बना ये बिस्किट। ऐसे एक नहीं बल्कि कई सारे एग्जाम्पल है, लेकिन अब कंपनियां 100% शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नितेंद्र, देखिए, उपभोक्ता को ये अधिकार है कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है, चाहे वो खाने की बात हो या फिर पहनने की या बाकी दूसरे चीज़ के इस्तेमाल की, वो उसकी सही जानकारी प्रोडक्ट की होनी चाहिए, उसकी जो लेवल पे उस पर सही होनी चाहिए, क्वालिटी के माध्यम से। जो FSSAI है उसका जो रेगुलेशन है, उसका जो कानून है 2018 का, उसमें ये कहता है कि कोई भी चीज़ प्रोडक्ट में गुणात्मक वर्णन नहीं होना चाहिए, जैसे कि 100%, 80%, 90%, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी की बात होनी चाहिए। तो क्वालिटी ही उसकी एक मानदंड है, ना कि गुणात्मक परसेंटेज के रूप में। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मान लिया अगर आप दावा करते हैं कि 100% मेरा ये सही है, तो उसी दूसरे ब्रांड की अगर कोई उसी प्रोडक्ट की दूसरे ब्रांड का कोई चीज़ है तो ऐसा लगता है कि वो 80% है या 70% है या उसकी मात्रा कम है, वो शुद्ध नहीं है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कानून वो सख्त कहता है कि गुणात्मक चीज़ों पे इसका वर्णन नहीं होना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि भ्रम पैदा होता है उपभोक्ता में, और वो दूसरे प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा, आपके ही प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो ये एक कानून में स्पष्ट तरीके से प्रावधान किया गया है और यही वजह है कि कल जो बैठक हुई थी FSSAI की, उसमें उन्होंने सभी जो प्रोडक्ट है, चाहे वो जितने भी प्रोडक्ट बनता है, उसमें उसको निर्देश दिया गया है कि इसका पालन करें, नहीं तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ अब अगली महत्वपूर्ण खबर का भी रुख कर लेते हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई है, अमेरिका से जुड़ी हुई है अगली महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, जहां पर क्या ट्रंप राष्ट्रपति बनने के मात्र 4 महीने में ही फेल हो गए हैं? दरअसल ये सवाल इन दिनों सबसे ज्यादा छाया हुआ है और ये सवाल इस समय कई लोगों के जहन में भी है। दरअसल आपको बता दें कि ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीते 72 घंटों में ट्रंप को 3 बड़े झटके लग चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी एलन मस्क ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया है। टैरिफ को लेकर कोर्ट में भी ट्रंप को झटका लगा है, तो वहीं रूस ने भी झटका दे दिया। बताएंगे आपको ट्रंप को मिले इन झटकों के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ट्रंप ने अपने चुनावी कैंपेन में कई सारे बड़े बड़े वादे किए थे और राष्ट्रपति बनते ही तमाम कोशिशें भी की, लेकिन मात्र 4 महीनों में ही कुछ खास उनसे नहीं हो पाया।
करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ट्रंप को कैसे मिले झटके पर झटके। तो 3 दिन के अंदर ये 3 झटके ट्रंप को लगे हैं। ट्रंप को 3 दिन में ही 3 तगड़े झटके मिले हैं। सबसे पहला झटका जो उनका सबसे करीबी साथी एलन मस्क, उसने साथ ही इनका छोड़ दिया है, बिल्कुल अलग हो चुका है वो। तो सबसे पहला झटका ये लगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि 130 दिन में ट्रंप सरकार से ही इस्तीफा एलन मस्क ने दे दिया, जो काफी करीबी हुआ करते थे डोनाल्ड ट्रंप के। हालांकि इसके पीछे कई सारी वजह भी बताई गई है। इसके साथ ही सरकारी खर्चों को लेकर मतभेद था एलन मस्क का और डोनाल्ड ट्रंप का, जिसको लेकर ये इस्तीफा दिया गया है। इसके साथ ही यूएई में कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना भी एक वजह बताया जा रहा है। और मस्क ने सीधे तौर पर कहा है कि अब राजनीति में पैसा नहीं लगाऊंगा। ये बात एलन मस्क की तरफ से कही गई है इस्तीफा देने के बाद में, जब वो ट्रंप से अलग हो गए। इसके साथ ही कोर्ट की अगर हम बात करें तो कोर्ट ने भी टैरिफ योजना पर रोक लगाई। रेसिप्रोकल टैरिफ को कोर्ट ने गैरकानूनी बताया। कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ये टैरिफ रोका था और पुतिन से भी ट्रंप को सीधे तौर पर ये झटका मिला, जहां पुतिन ने सीज फायर पर स्पष्ट ही नहीं, अपना जो रुख है वो ही स्पष्ट नहीं किया और रूस ने तीसरे विश्व युद्ध की भी धमकी इस वक्त दे डाली थी। लेकिन इसके साथ ही ट्रंप की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ रही हैं, एक नजर उस पर भी डाल देते हैं। दरअसल ट्रंप की बढ़ती मुश्किलों की अगर हम बात करें तो 4 महीनों के बाद भी चुनावी वादे जो हैं वो अधूरे रहे हैं। युद्ध रोकने में भी डोनाल्ड ट्रंप नाकाम नजर आए हैं। वो तमाम कोशिशें करी उन्होंने युद्ध को रोकने की, लेकिन युद्ध नहीं रुका। इसके साथ ही जो टैरिफ योजना है वो भी उल्टी पड़ती हुई नजर आई। अवैध अप्रवासियों पर आंशिक कार्रवाई जो की उसको लेकर और साथ ही ट्रेड वॉर भी यूएस के लोगों के लिए कहीं ना कहीं टेंशन बनता हुआ नजर आए। तो ये तमाम चीजें जिसकी वजह से कई सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी जेसिका इस वक्त जुड़ रही है, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। ताजा अपडेट जेसिका, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि 3 दिन के अंदर 3 बड़े झटके डोनाल्ड ट्रंप को मिल चुके हैं, एलन मस्क और कोर्ट और साथ ही रूस की तरफ से झटका। देखिए, एलन मस्क का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि वो जो पहले डोज जिसे कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसके तहत उन्होंने काफ़ी काम किया अमेरिका में और जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक तरीके से प्रॉमिस किया था राष्ट्रपति बनने से पहले, तो वो काम किया गया। उससे वो अब पीछे हट चुके हैं और अपना स्पेस एक्स और टेस्ला जो बाकी दूसरी कंपनियां हैं उन पे अब ध्यान देंगे ज़्यादा। दूसरे में ऐसे में कहा जा सकता है कि जो टैरिफ को लेके पॉलिसी रही है डोनाल्ड ट्रंप की, उस पर पिछले दिनों यूएस इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट ने जो है रुकावट लगाई थी। 3 जजेस जो थे, उसके खिलाफ भी ट्रंप की सरकार ने काफ़ी विरोध किया और अपील्स कोर्ट में भी उस रूलिंग को अब स्टे दे दिया गया है। तो इस तरीके से एक मामले में डोनाल्ड ट्रंप को फिलहाल राहत मिल चुकी है, पर मुश्किलें आगे बढ़ रही हैं जैसे जैसे जून 6 की या जून 9 की डेडलाइन जो है पास आ रही है, जबकि उस समय टैरिफ दोबारा डिसाइड किया जाएगा और पूरी दुनिया के साथ जो अमेरिका का फिलहाल ट्रेड है उसको भी एक दूसरे तरीके से देखा जाएगा कि अब क्या नए जो रास्ते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अपनाती है, जिसको कहते हैं टैरिफ के मामले में। क्योंकि फिलहाल हमने देखा चाइना के साथ थोड़ा बहुत मामला सुलझता हुआ, लेकिन फिर भी बेस टैरिफ अभी भी है। तो मुश्किलें थोड़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जहाँ की उनके खुद के लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि ये टैरिफ उनके बिजनेसेस को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचा चुका है। तो देखना ऐसा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अब क्या नया रास्ता अपनाते हैं अपनी टैरिफ पॉलिसी को लेके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जेसिका, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। अब अगली मुलाकात आपसे सीधा होगी सोमवार को सुबह 10:30 बजे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।